ओके, आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड? Yes, ma'am. So let's quickly start. We have been doing our short story Engine Trouble by R.K. Narayan. Okay. So we are going to write some important points first. R.K. Narayan. Kishore Savne, I want you to mute yourself, please. Kishore Savne. All right. बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ओके, नाउ मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चंस बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको लिखने से अच्छा स्कोर मिलता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बेटर आंसर्स बनते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको बहुत ध्यान से सुनेंगे. ओके, सबसे पहली चीज, जब आप एग्जाम में आंसर्स लिखते हैं तो आप लोगों को, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी है, तो आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं? पे मिलेंगे जब 100 एंड 120 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं, तो उसमें मार्क्स कैसे लेने हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको मार्क्स चाहिए तो फर्स्ट स्टोरी नहीं लिखना है, मतलब कहानी नहीं लिखनी है. यहाँ पे कहानी के फॉर्म में नहीं लिखना है. जो आपका एग्जामिनर है, जो आपके पेपर चेक करने वाला है, उसको ऑलरेडी स्टोरी पता है. तो अगर आप स्टोरी लिखेंगे तो आपको उसमें मार्क्स ज्यादा नहीं मिलते हैं. अगर जनरली आप स्टोरी लिखते हैं तो आपको 50% से ज्यादा मार्क्स उस आंसर में नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो क्या चीज लिखना चाहिए जिससे हमें मार्क्स अच्छे मिले? तो क्या लिखना चाहिए? वो होता है क्रिटिकल ओपिनियन. ओके, उसको बोला जाता है क्रिटिकल ओपिनियन, क्रिटिकल एनालिसिस. तो क्या चीजें हैं जो क्रिटिकल एनालिसिस में आती हैं और कौन सी हैं जो हमें ध्यान में रखनी है? ठीक है, सो लेट्स राइट दोस थिंग्स इन पॉइंट्स वन बाय वन. ओके, सो दिस स्टोरी by R.K. Narayan, okay, is from his popular story collection all put. I hope everybody is writing it. Okay, please write it down. वैष्णव पाटिल, म्यूट योरसेल्फ बच्चा. अगर आपको कुछ बोलना है तो अनम्यूट कीजिए, नहीं तो प्लीज म्यूट पे रहिए. मैम ये नोट डाउन करना है क्या? यस बेटा, ये आप लोगों को नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में. ओके मैम. ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करने में हेल्प होगा. ओके, सो ये जो सेकंड पॉइंट है, पहला पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत क्लियर होगा. सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है? दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन इंजन. एक इंजन के बारे में स्टोरी हमारा टाइटल बताता है. ओके, सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ इंजन. एक टॉकेटिव मैन, दूसरा जो कैरेक्टर है वो हमारा कौन है? अ टॉकेटिव मैन. उसका कोई नाम नहीं है, ही इज जस्ट अ टॉकेटिव मैन जो हमें स्टोरी सुना रहा है. who believes in lottery initially but later learns a lesson. जो स्टार्टिंग में तो लॉटरी में बड़ा बिलीव करता है, लॉटरी टिकट खरीदता है, लॉटरी के बारे में, लॉटरी में बिलीव करता है, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में उसको पता चल जाता है कि लॉटरी में विश्वास
नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहिए। एंड मालगुडी, और तीसरा जो कैरेक्टर है वो कौन होता है? मालगुडी। मालगुडी मैंने बोला था सिर्फ एक टाउन नहीं है, कैरेक्टर है। ओके, इट्स एन इमेजिनरी टाउन that teaches a lesson to our narrator and later comes to rescue. ओके, मालगुडी का क्या रोल है यहाँ पे? मालगुडी जो है वो उसको लेसन सिखाने में मदद करता है। क्यों मदद करता है? क्योंकि वो हर तरह से कोशिश करता है इंजन को हटाने की, लेकिन वो हर किसी के पास जाता है। वो मंदिर भी जाता है, वो म्युनिसिपैलिटी ऑफिस गवर्नमेंट के पास भी जाता है, वो बस वालों के पास भी जाता है, ड्राइवर्स के पास भी जाता है। उसने हर तरह से कोशिश किया। ओके, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह का कोशिश किया, लेकिन उसको वहां पे कोई सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद वो सोचता है कि अब मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा, अब मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं कि लॉटरी पे विश्वास करके उसने बहुत बड़ी गलती की, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसे ही वो सही रास्ते पे आता है वैसे ही मालगुडी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। मालगुडी में आता है भूकंप, और भूकंप की वजह से उसकी सारी जितनी भी परेशानी होती है वो सॉल्व हो जाती है, वो सब ठीक हो जाता है। ओके, तो ये जो पॉइंट है, सी देखो मैंने यहाँ पे स्टोरी लिखा क्या? मैं आपको यहाँ पे स्टोरी नहीं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो क्रिटिकल एनालिसिस है। और बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को अपने आंसर्स मॉडिफाई करने होंगे, लिखना होगा। यहाँ पे स्टोरी में ये नहीं बताना है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस है स्टोरी का, अगर वो लिखेंगे तो आपको उसके लिए मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, सो दैट इज वन। उसके बाद केटी लैंड। बच्चों प्लीज ये सारी तानी मत कीजिए। ओके, इट वुड रियली नॉट बी वेरी गुड। मुझे यहाँ पे आप लोगों के नाम देखते हैं कि कौन ऐसा कर रहा है, सो प्लीज दैट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू एनीवन, बट प्लीज डोंट डू दैट। हम सब लोग बहुत बड़े हैं, हम सब लोग बहुत समझदार हैं, तो हमें ये सारी चीजें इस तरह से नहीं करना चाहिए। ओके, सो द गेटी लैंड a show What are they? मैम तुम्हारा स्क्रीन आ जाओ ना। विनायक कुमार सर, विनायक म्यूट कर सकता। अगर कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो म्यूट करो अपने आप को। विनायक, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू से? Okay, a show that comes to Malgudi gives it a very realistic setting. Okay, now मालगुडी में जो एक शो आता है गेटी लैंड जिसको बोला है, ठीक है, नाम है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसकी वजह से मालगुडी में बहुत अच्छा सा एक सेटिंग आया है। मैम सेकंड पॉइंट नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है। यस यस, थैंक यू। ओके, तो तीसरा पॉइंट हमारा था, द गेटी लैंड जो है उसकी वजह से मालगुडी इमेजिनरी टाउन है। मालगुडी क्या है? अपने दिमाग से बनाया हुआ एक टाउन है, सोच के, विचार करके। ओके, रियल नहीं है। लेकिन जो जो छोटी छोटी चीजें मालगुडी की बताई है नारायण ने, उसकी वजह से वो बहुत ही रियलिस्टिक हमें दिखता है। मतलब बिल्कुल एकदम सच जैसा प्रतीत होता है, जैसे हमारी आंखों के सामने वो गांव है और वहां पे ये सारी चीजें चल रही हैं। ओके, तो उसकी वजह से वो बहुत रियलिस्टिक फील होता है। ओके, द डिटेल्स,
ओके, ये जो फोर्थ पॉइंट है इस है, ओके, द डिटेल्स डेलिनेटेड। बच्चों अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना आपको पॉइंट्स, तो प्लीज एक मिनट रुक जाओ, लिखना छोड़ दो और सुन लो। मैं ये जब कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी बाद में, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ होगा उसके लिए आई गिव यू सम एक्स्ट्रा टाइम। इम्पोर्टेंट है, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा। ओके, द डिटेल्स डेलिनेटेड बाय नारायण फॉर कैरेक्टर्स एंड सेटिंग। जो छोटी छोटी डिटेल्स नारायण ने अपने कैरेक्टर की डेलिनेट किए मतलब बनाई हैं, खुद से बनाई हैं। तो जो छोटी छोटी डिटेल्स उन्होंने बनाई हैं, कैरेक्टर कौन है, एंजन और द टॉकेटिव मैन, और सेटिंग हमारा मालगुडी। ओके, तो ये तीन चीजों की जो छोटी छोटी डिटेल्स उन्होंने बताई हैं उसकी वजह से वो एकदम लाइवली, जीवंत प्रतीत होता है। ओके, एंड द रीडर्स कैन एसोसिएट देमसेल्व्स विद द कैरेक्टर्स। और वो इतने रियल होते हैं कि हमें लगता है कि हम इन कैरेक्टर्स को जानते हैं, हमने इनको कहीं देखा है, तो हम उनसे थोड़ा सा एसोसिएट होते हैं, थोड़ा सा अटैच। हेलो मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, वन सेकेंड ना। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? अभी आ रहा है मेरा आवाज? यस मैम। यस मैम। आ रही ओके, मैम। तो अभी यहाँ पे कैरेक्टर्स के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि कौन कौन से कैरेक्टर्स को कैसे कैसे एक्सप्लेन किया गया है। सो द इंजन इज मेड ऑफ ब्रास, इट इज शाइनी, ब्यूटिफुल एंड क्यूट। The talkative man is a good storyteller. ओके, उसके बड़े बड़े ड्रीम है। द इंजन इज मेड ऑफ ब्रास, ब्रास का बना है, शाइनी है, बड़ा ब्यूटीफुल सा चमकदार दिखता है, ब्यूटीफुल है और ह्यूज है। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा है। तो ये हमें इंजन का कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। टॉकेटिव मैन कैसा है? टॉकेटिव मैन जो है वो एक अच्छा स्टोरी टेलर है, क्योंकि जब स्टोरी ओपन होती है स्टार्टिंग में तो हमने देखा है कि वो नरेटर है हमारा और वो हमें स्टोरी सुना रहा है। तो बड़ा अच्छा तरीका है उसका स्टोरी सुनाने का, इसीलिए ही इज अ गुड स्टोरी टेलर। ही लैंड्स हिमसेल्फ इन ट्रबल विद लॉटरी, लेकिन जब वो लॉटरी के चक्कर में फंस जाता है तो उसके लिए परेशानी शुरू होती है। एंड उसके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, उसके जो ड्रीम्स हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा एक साथ, बिना मेहनत किए हुए पैसा मिलेगा। तो ये जो ड्रीम्स होते हैं उसके बड़े बड़े, उसकी वजह से उसका ये सारा ट्रबल क्रिएट होता है, उसका ये सारा परेशानी क्रिएट होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। मालगुडी, नाउ मालगुडी, मालगुडी में क्या क्या चीजें बताई गई हैं खास? ये सारी चीजें हैं जिनको हमारे स्टोरी में डिपिक्ट किया गया है। जिमखाना, जिमखाना ग्राउंड, सॉरी आई मिस द स्पेलिंग हियर।
जिमखाना ग्राउंड। ओके, पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आधे से ज्यादा एक्शन हमारा होता है, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस है वहां पे, जहाँ पे वो जाता है अपने इंजन को सेल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक हाउसेस हैं जो बताए गए हैं बीच में, टेम्पल है जहाँ से वो एलिफेंट लेता है, हाथी को हायर करता है, बस स्टैंड है जहाँ पे वो ड्राइवर से बात करने के लिए जाता है, रेलवे स्टेशन है जहाँ पे वो इंजन के जो ड्राइवर है उससे बात करने के लिए जाता है, एक टाउन हॉल है। टाउन हॉल कहाँ है, यहाँ पे रेफरेंस आया टाउन हॉल का, जब स्वामी जी आते हैं और अपने चमत्कार दिखाते हैं तो वो टाउन हॉल में दिखाते हैं। एक हॉस्पिटल है, ओके, हॉस्पिटल में क्या होता है, वो जो एलिफेंट है जिसके पैर में चोट लगी है वो हॉस्पिटल जाता है। तो मालगुड़ी में ये सारी Police चीजें, station. यस बेटा, यस, देयर इज अ पुलिस स्टेशन आल्सो, वेरी गुड, थैंक यू। सो देयर इज अ पुलिस स्टेशन। तो ये सारी चीजें जनरली एक टाउन में होती है, छोटी सी जगह पे होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं मालगुड़ी में। उन्होंने कितना अच्छे इमेजिन करके ये सारी चीजें मालगुड़ी में बनाई है, मालगुड़ी के ये सारे फीचर। ओके, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ कैन यू सी, सिर्फ स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, स्टोरी के अलावा स्टोरी में छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान देने की हैं। अगर हम इन सब चीजों पे ध्यान देंगे तो हम बहुत अच्छे से उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से हम अपने क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द इवेंट्स। लेसन्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टोरी बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, लेसन्स कौन कौन से उसने सीखे, कौन कौन सा पार्ट उसने सीखा। पहला ये है कि नेवर टू बिलीव इन लॉटरी, लॉटरी में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑलवेज डू हार्ड वर्क, अगर हम मेहनत करते हैं तो उसी का फल हमें मीठा मिलता है, लॉटरी का फल जरूरी नहीं है मीठा हो। ओके, सो दैट इज वन। बी मनी, तो मनी इम्पोर्टेंट है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मालगुड़ी जो जगह है वहां पे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। लास्ट में क्या होता है, वो जो जिसका जिसके कुएं में इंजन गिर जाता है, वो क्या बोलता है, तुम्हारी सारी चीजों का मैं ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारे अगेंस्ट पे केस भी वापस लूंगा, मैं तुम्हारा पैसा भी पे कर दूंगा, मैं अपनी दीवार भी खुद से बनवा लूंगा। ओके, तो ये क्या है, ये टाउन मालगुड़ी जो है वो खुद भी लोगों की मदद करता है और लोग जो है वो भी आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। नंबर सी, द पीपल आर ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स बट मॉडर्न टू। नाउ लोग जो है वो विश्वास करते हैं, अंधविश्वास भी बोल सकते हैं, अंधविश्वास करते हैं। स्वामी जी जो है, स्वामी जी को देखने के लिए पूरा का पूरा टाउन जो है वो टाउन हॉल में आया है। ओके, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं और लोग देखना चाहते हैं, देख रहे हैं उनको। लेकिन जब मॉडर्निटी की बात आती है तो वो जो टाउन है वो एडवांस्ड भी है, फैसिलिटीज हैं, अगर देखेंगे तो उसके पास हर वो चीज है जो उसको चाहिए, उसके पास रेलवे स्टेशन है, उसके पास टाउन हॉल है, हॉस्पिटल है, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस है, बड़ा सा जिमखाना ग्राउंड है जहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें लगती रहती हैं। सो पीपल आर ऑर्थोडॉक्स बट पीपल आर मॉडर्न ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दैट नारायण mocks at the people like Swamiji who take undue advantage
of simple people. ओके यहाँ पे स्वामी जी जैसे लोगों के ऊपर नारायण जब भी अपनी स्टोरीज लिखते हैं, उनकी स्टोरीज में एक मॉरल नहीं होता, उनकी स्टोरीज में बहुत सारे मॉरल होते हैं, बहुत सारे लेसन्स होते हैं, ठीक है। तो स्वामी जी का जो कैरेक्टर उन्होंने यहाँ पे डाला है, उससे सीधा सीधा पता चलता है कि ये सारे जो जो चमत्कार स्वामी जी कर रहे हैं, सो कॉल्ड चमत्कार स्वामी जी कर रहे हैं, हमें पता है कि वो चमत्कार नहीं है, हमें पता है कि वो हाथ की सफाई है या तो, या फिर उसमें कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। तो स्वामी जी का जो कैरेक्टर है, उसके थ्रू नारायण ऐसे लोगों के ऊपर व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, मॉक करते हैं, मतलब कटाक्ष करते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो भोले भाले टाउन के लोग हैं, उनका फायदा उठाते हैं। सो दे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ सिंपल टाउन पीपल, जो बहुत आम से भोले भाले से लोग हैं, उनका फायदा उठाते हैं, एडवांटेज लेते हैं उनका। ओके तो ये सारे लेसन्स हैं जो यहाँ पे मेन लेसन्स यहाँ पे नारायण ने हमें दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई विल गिव यू सम टाइम टू फिनिश राइटिंग। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं मैम। ओके इसके जो नोट्स हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, आज मैं आप लोगों को भेज दूंगी इसके नोट्स, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। एंड व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि वो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको एक बार पढ़िए, उसमें से कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसको अंडरलाइन करिए, और वो जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज रही हूँ उसको भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट जो भी हमने किया वो आपकी नोटबुक में होना चाहिए, और जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो भी नोटबुक में लिखेंगे। जब उसको लिखेंगे तो जो भी परेशानी आ रही है उसको अंडरलाइन करके रखिए, और जब हमारा नेक्स्ट क्लास होता है हम उसमें आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके हाँ क्वेश्चंस, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? मैम यस श्रद्धा बोलो, कुछ बोल रहे हो बेटा आप? ये भी लिखने का क्या नोटबुक में? यस विनायक, ये आपकी नोटबुक में 100% होना चाहिए। ओके मैम। ओके मैम। मैं आपको हर लेसन के बाद इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगी, ठीक है। ये जो है ये लेसन को रिवाइज करने के लिए होते हैं, और ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं और पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ये पॉइंट्स और जो नोट्स क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको देती हूँ वो दोनों चीजें आपके नोटबुक में होना ही चाहिए। ओके मैम। कोई बच्चे नहीं लिखते मैम। और तो बेटा जब तुम लोगों के ये खुलेंगे ना तो आप लोगों का जब असाइनमेंट सबमिशन होता है तो मैं आप लोगों की नोटबुक्स चेक करती हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में बच्चे बहुत फेल होते हैं, ठीक है। सो आई मेक इट अ टेंडेंसी दैट मैं आप लोगों के असाइनमेंट्स के साथ में आपकी नोटबुक्स चेक करती हूँ। तो बाकी की पता नहीं मुझे, लेकिन इंग्लिश की नोटबुक कंप्लीट करके रखना। ओके मैम। ओके मैम। ऑल राइट सो अभी फिलहाल लेट्स डू वन थिंग। सब लोग का हो गया? सब लोगों ने लिख लिया? आगे मूव करें हम। यस मैम। यस मैम। यस। मैं नहीं लिखने का है। राइट अच्छा नहीं ठीक हुआ है, मैं मैम। 2 मैम, मिनट और देती हूँ, मैं 2 मिनट और देती हूँ, बच्चों जल्दी से लिखो। स्क्रीनशॉट लो, और जिसका स्क्रीनशॉट। बहुत ज्यादा बच रहा है ना प्लीज उसका एक फोटो क्लिक करके रखो, जिसका अगर बहुत ज्यादा बचा है तो फोटो क्लिक करके रखो, बाद में लिखना। सब स्क्रीनशॉट लो, बाद में लिखो। That would be easier. लो मैम, आगे लो, स्क्रीनशॉट ले आओ। मुझे इरेज ही करना पड़ेगा ये सारा। नाउ अभी हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट चीज हम करने वाले हैं वो है एक पोएम जिसका टाइटल है रेड रेड रोज एंड द राइटर इज रॉबर्ट बर्न्स। ओके बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, आज मुझे आप लोगों से एक चीज पूछना है। आज हम ये पोएम स्टार्ट नहीं करेंगे, बट मुझे आप लोगों से एक चीज पूछना है। आप लोगों ने कभी पोएम्स पढ़े होंगे, डेफिनेटली पढ़े होंगे, 100%, राइट? डू यू रिमेम्बर कौन कौन से Yes. पोएम्स पढ़े हैं आपने? कोई एक आध पोएम याद है?
कौन सा पोएम पढ़ा है, कौन से पोएट का पढ़ा है? बहुत पोएम। आदित्य कौन सा पोएम पढ़ा है बेटा, याद है तो बताओ। कोई राइटर का नाम, पोएट का नाम या कोई पोएम का नाम जो 11वीं में आपने किया हो। मैम राइटर पोएम पढ़ा है पर राइटर का नाम ध्यान में नहीं है। पोएम कौन सा पढ़ा है, याद है रोहित? हाँ मैम, स्टार्ट वेयर यू स्टैंड। ओके वंडरफुल, ऑलराइट। एक राइटर थे विलियम वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ का कोई पोएम पढ़ा है आप लोगों ने? आई गेस सॉलिटरी रीपर शायद 11वीं में आप लोगों के कोर्स में है, नहीं याद है, अच्छा ठीक है। पोएम में जब हम पोएम की बात करते हैं, हमारा जब पहला दूसरा लेक्चर हुआ था तो मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी कि पोएम में क्या होता है, स्पेशल क्या होता है ना, पोइट्री को अलग से क्यों लिखा जाता है, प्रोज और पोएम में क्या डिफरेंस होता है। तो पोएम्स जो होती हैं, पोएम सबसे पहला, पोएम में जब भी हम पोएम की बात करेंगे तो पोएम का लैंग्वेज स्पेशल होता है, इट हैज अ स्पेशल लैंग्वेज। ठीक है, पहली क्वालिटी होती है पोएम की, दैट पोएम हैज अ स्पेशल लैंग्वेज। दूसरा, पोएम में होता है एक मीटर। जैसे फीता होता है ना, फीता किसी की चीज की लंबाई को नापने के लिए हम फीता यूज करते हैं, ठीक है, वैसे ही पोएम में लाइन की लंबाई को नापने के लिए हम मीटर यूज करते हैं। मीटर, मीटर एक तरह का फीता है जिससे हम पोएम में लाइंस कितनी लंबी रहेंगी, हर लाइन कितनी कितनी लंबी होनी चाहिए, उसको हम नापते हैं, मेजर करते हैं, उसको बोला जाता है मीटर। ओके, उसके बाद पोएम में होता है राइम स्कीम, यानी कि म्यूजिक। ओके, पोएम है, ऑब्वियसली पोएम है तो गाने के लिए बनी है, और गाने के लिए बनी है तो म्यूजिक होना चाहिए, लिरिक होना चाहिए, है ना। तो म्यूजिक भी होता है, लिरिक भी होता है। उसके अलावा पोएम में होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ना फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो प्रोज में भी होते हैं कभी कभी, लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच पोएम में ज्यादा होते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं। ओके, उसके अलावा पोएम में क्या होता है, इमेजरी होता है, और होता है सिंबल। ये दोनों वर्ड्स मैंने साथ में लिखे हैं, मैं आप लोगों को ये दोनों वर्ड्स एक्सप्लेन करना चाहती हूँ पहले कि क्या होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच हमने देखे थे बहुत सारे, सिमिली है ना, मेटाफर, हाँ, एलिट्रेशन, रिपीटेशन। रेपिटिशन, मैम आप स्क्रीन में यस यस रोहित बोलो बेटा। पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, यस वेरी गुड, देयर इज पैराडॉक्स। मैम हम कह रहे हैं आपको क्या आई एम सॉरी बच्चों, रिपीट करेंगे आप लोग एक बार, क्या बोल रहे थे आप? ओके ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। एक होता है पर्सोनिफिकेशन, ओके, एंटीथेटिस मैडम। एंटीथेसिस होता है, यस, पर्सोनिफिकेशन, एंटीथेसिस, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है। ऑलराइट, तो आपको पता है अगर मैं सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच लिखने के लिए जाऊंगी तो शायद 400 या 500 पेज भर जाएंगे, इतने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम जिन फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे वो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, रेपिटिशन, रेफ्रेन, पर्सोनिफिकेशन, ओके, एंड एंटीथेसिस समटाइम्स, कभी कभी अगर होता है तो, ओके। तो ये है बेसिक जिनके बारे में हम बात करेंगे। देन देयर इज इमेजरी एंड सिंबल, ओके। नाउ मैं आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इमेजरी क्या होता है और सिंबल क्या होता है, ठीक है, इमेज एंड सिंबल, इमेज एंड सिंबल, ओके। क्योंकि ये जो पोएम है, ये वाली जो पोएम है बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत छोटी, लेकिन इस पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत बढ़ाया जा सकता है, बहुत सारा खींचा जा सकता है। कैसे, क्यों? Poem, okay, so oh my love is like a red
रोज, ये पहला लाइन है आपकी पोएम का। ओ माय लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। ओके, नाउ पोएम के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था बहुत सारी तरह की पोएम होती हैं। एलेजी होता है, सोनेट होता है, बैलेड होता है, ओड होता है। ये है लव पोएम, इसको क्या बोलेंगे हम? इट्स अ लव पोएम। तो सबसे पहली चीज दैट इट इज अ लव पोएम। लव लिरिक। नाउ लव लिरिक क्यों बोलते हैं? लव लिरिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका जो थीम है, पोएम का जो थीम है, पोएम का जो सब्जेक्ट मैटर है, उसका जो विषय है वो है लव। ओके, और लिरिक इसलिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सा म्यूजिक है, उसको गाया भी जा सकता है। सो इट्स अ लव लिरिक, इट्स अ पोएम अबाउट लव विद म्यूजिक, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लव लिरिक। सो इट्स अ लव लिरिक। ठीक है, नाउ अगर आप पहली लाइन देखेंगे, ये जो पहली लाइन है इस पोएम की, हाँ, इस पोएम की पहली लाइन में 4 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। सिर्फ एक लाइन में, पहली लाइन में यू कैन सी 4 फिगर्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं? इसीलिए ये पोएम बहुत मुश्किल है। मैम बताइए कौन रिपीटेशन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच नजर आ रहे हैं? रिपीटेशन रेपिटेशन, ओके। रेड रेड वर्ड को 2 बार यूज किया गया है, वेरी गुड, ओके। एंड सिमिली मैम। यस, देयर इज अ सिमिली। लव को किसके साथ में कंपेयर किया है? रेड रोज के साथ में कंपेयर किया है विद द वर्ड लाइक। लाइक जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है उसका, उससे पता चलता है कि ये सिमिली है। ओके, और क्या है? रिपीटेशन। रेपिटेशन अभी बोल दिया, रेड रेड, ये 2 वर्ड का रेपिटेशन है, रेड रेड। आप लोग को पता है एलिट्रेशन क्या होता है? 2 वर्ड का रिपीटेशन होना मैम, 2 यस, तो साउंड यहाँ साउंड। पे रिपीट हो रहा है क्या? र र र, यस मैम। द रेड रेड रोज। हाँ, रिपीट हो रहा है ना? साउंड रिपीट ओके, होना मैम। यस। और चौथा जो है वो अगेन वापस यहाँ पे ओ माय लव, वो एड्रेस कर रहे हैं अपनी बिलवेड को। जो लवर है वो अपनी बिलवेड के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे एड्रेस है, ओ माय लव, ओके, इज लाइक अ रेड रेड रोज। तो ये जो एक लाइन है, पहली लाइन है, अगर इसी में 4 फिगर्स ऑफ स्पीच आ गए हैं तो आगे की पोएम में क्या होगा? नाउ इसीलिए द पोएम इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, सो एक बार फटाफट से छोटा सा रिपीट करते हैं कि हमने जो फिगर्स ऑफ स्पीच देखे थे वो क्या है, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है जो इंपॉर्टेंट है इस पोएम में जो है, मैं आप लोगों को सिर्फ वही बताऊंगी। सो सिमिली, सिमिली क्या होता है? सिमिली इज अ, ये सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं। ओके, सो अ फिगर ऑफ स्पीच, simile is a figure of speech that is used for comparison between two things that have something in common. नाउ इसका मीनिंग क्या है? सिमिली जो है फिगर ऑफ स्पीच है, आई गेस ये सबको समझ में आया होगा। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। क्यों यूज करते हैं सिमिली? सिमिली को कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए यूज करते हैं। कंपैरिजन मतलब तुलना। ओके, सिमिली इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। और कंपैरिजन किनके बीच में होता है? 2 चीजों के बीच में होता है जिनमें कुछ एक कॉमन चीज होनी चाहिए। कॉमन क्या? जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन किसके बारे में है? कंपैरिजन है बिलवेड, वो जो लेडी है, लेडी लव, उसका कंपैरिजन है रोज के साथ में। तो रोज का जो क्वालिटी होता है वो क्या होता है? रोज सुंदर होता है, ओके, और बहुत ही अच्छा दिखता है। तो बिल्कुल जैसे रोज सुंदर होता है, उसकी जो लेडी है, लेडी लव है, वो भी उतनी खूबसूरत है। तो दोनों में क्या कॉमन चीज है? दोनों में खूबसूरती कॉमन चीज है, ब्यूटी कॉमन चीज है।
तो जब भी हम सिमिली से तुलना करते हैं, सिमिली यूज करके कंपैरिजन करते हैं, तो दोनों कंपैरिजन में दोनों चीजों में कुछ कुछ कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे ब्यूटी कॉमन है, ठीक है। और जब भी हम सिमिली यूज करते हैं तो सिमिली के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं एज एन, लाइक। ये दो वर्ड्स यूज करके जब कंपैरिजन होता है तो उसको बोलते हैं सिमिली। ओके, देन आता है मेटाफर। ओके, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर भी कंपैरिजन है। कंपैरिजन बिटवीन लिखा था ओके ओके। पूनम, जगड़े, अनीशा, सोनी। बच्चों, आई वांट यू टू म्यूट योरसेल्फ। अगर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं तो आपको म्यूट करना होगा अपने आप को, ओके। मैम ये भी लिखने गए। विनायक, सिर्फ डेफिनेशंस अगर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अ सिमिली एंड एक्सप्लेन द सिमिलीज यूज्ड इन द पोएम। इस तरह का क्वेश्चन आता है, बट ये सारे मैं आप लोगों को दूंगी, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मेरे नोट्स में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ओके। ऑलराइट, सो मेटाफर, Okay, ma'am. कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। ये किसका? ऊपर वाला जो कंपैरिजन था वो ऐसी चीजों में था जिसमें कुछ कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पे दो ऐसी चीजों के बीच में कंपैरिजन है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वन लिविंग एंड अनदर नॉन लिविंग। अक्सर जो कंपैरिजन होता है वो एक जीवित और एक अजीव चीज में होता है, वन लिविंग एंड अनदर नॉन लिविंग, ओके। So, and sorry, it is a direct comparison, क्योंकि इसमें as और like ये words हम use नहीं करते हैं। So, metaphor is a direct comparison between two different things, one living and one